आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक युगीन कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविताओं का अध्ययन करेंगे। तो पहले जानते हैं कवि कुंवर नारायण का साहित्यिक परिचय और व्यक्तित्व। कवि कुंवर नारायण का जन्म सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप नई कविता की प्रमुख हस्ताक्षर और तीसरे शतक के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। आपने न सिर्फ कविताएं लिखी हैं अपितु कई फिल्म समीक्षाएं, लेख, निबंध आदि अन्य रचनाओं का सृजन भी किया है। आपको अनेक पुरस्कार से नवाजा गया है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आमने सामने, इन दिनों, परिवेश, हम तुम, दूसरा कोई नहीं इत्यादि। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। तो आइए हम चलते हैं कविता के बहाने कविता की ओर। संदर्भ: कविता के बहाने प्रस्तुत अवतरण हिंदी साहित्य की नई कविता की प्रमुख हस्ताक्षर कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग: प्रस्तुत अवतरण में कवि ने भौतिकतावादी युग में काव्य के महत्व को दर्शाया है। कवि कविता की महत्ता स्थापित कर रहे हैं। व्याख्या: कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत अवतरण में कवि कविता की महत्ता स्थापित करते हुए कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कविता में भी एक उड़ान है और चिड़िया में भी एक उड़ान है। चिड़िया अपने पंखों के माध्यम से स्वच्छंद रूप से आसमान में विचरण करती है, उड़ान भरती है। ठीक उसी तरह से कविता भी अपने भाव रूपी पंख लगाकर उड़ान भरती है। कविता और चिड़िया दोनों में एक समानता स्थापित होती है, उड़ने की दोनों में क्षमता, लेकिन कवि दोनों में कुछ अंतर भी बता रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि कविता की उड़ान को भला चिड़िया कैसे समझ सकती है। चिड़िया एक छोटा सा पक्षी, उसकी उड़ान सीमित है। वो अपने घोंसले से दूसरे पेड़ से आसमान तक और आसमान से वापस अपने घोंसले तक। अतः चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमित है, इस घर से उस घर तक, उस घर से अपने घर तक। चिड़िया सीमित क्षेत्र में उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान तो असीमित है, वो कभी भी सीमा के दायरे में नहीं बनती। कविता जब भी कवि हृदय से निकलती है तो वो राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाती है और अपना महत्व हमेशा बरकरार है। इस प्रकार चिड़िया की उड़ान में और कविता की उड़ान में पर्याप्त अंतर है। चिड़िया सीमित समय के लिए सीमित क्षेत्र में उड़ सकती है, लेकिन कविता असीमित क्षेत्र में उड़ान भर सकती है और अपना वर्चस्व हमेशा बनाए रखती है। दूसरा, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। प्रस्तुत काव्यांश: कवि कविता की तुलना फूलों से कर रहे हैं। जिस प्रकार फूल महक कर, खिल कर अपनी महक चारों तरफ बिखेरते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी तरह कवि के हृदय से निकली हुई कविता भी सबके मन में प्रेम जागृत करती है, सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन कवि कहते हैं कि फूलों का खिलना और कविता का खिलने में पर्याप्त अंतर है। दोनों में समानता है कि दोनों ही खिलकर सबके मन में प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, लेकिन दोनों में असमानता भी है। फूल जब खिलते हैं तो एक निश्चित समय के लिए खिलते हैं। उनकी नियति में लिखा हुआ है कि वो मुरझाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ दिनों के लिए खिलेंगे, अपने आसपास के वातावरण को महकाएंगे, लेकिन उनकी नियति में लिखा हुआ है मुरझाना और मुरझाकर मिट्टी में मिल जाना। पर कविता की नियति में ऐसा नहीं। कविता जब कवि हृदय से निकलती है तो हमेशा के लिए अजर अमर हो जाती है, वो कभी मुरझाती नहीं है। आज हम घर घर में
तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ करते हैं। बहुत लंबे समय से उसका पाठ करते आए हैं और आगामी पीढ़ी भी करती रहेगी। ऐसे अनेक कवि हैं, ऐसे अनेक साहित्यकार हैं जिनके साहित्य को हम पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे। तो कविता हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाती है, वो कभी मुरझाती नहीं। लेकिन फूल एक निश्चित समय के लिए महकते हैं और वातावरण को महकाते हैं, किंतु कुछ समय पश्चात वो मुरझा जाते हैं। उनके पास एक निश्चित समय पर कविता एक बार कवि हृदय से निकल गई तो वो हमेशा के लिए अजर अमर हो गई और अपना वर्चस्व, अपना महत्व स्थापित कर लेती है। इस प्रकार दोनों में समानता होते हुए, फूलों में और कविता में समानता होते हुए भी पर्याप्त असमानता है। अगला, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर वह घर यह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही चाहता। अंत में कवि अपनी कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि कविता वास्तव में क्या है। कविता वास्तव में एक बच्चे का खेल है। कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं? कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चा जब भी घर से बाहर खेलने के लिए जाता है या घर के अंदर खेलता है तो उस खेल को ही अपनी सच्ची दुनिया मानता है और खेलते वक्त वो किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। जब वो घर से बाहर खेलने के लिए जाता है और उसके साथ जो भी खेलने के लिए आता है उसे वो अपना बना लेता है। न वो वर्ण का, न वर्ग का, न जाति का, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। ऊंच नीच वो नहीं जानता, उसके लिए सभी एक ही बराबर है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, सभी को समान भाव से देखता है, समान मानता है। ठीक उसी प्रकार कविता भी सभी के साथ समान भाव से प्रस्तुत होती है, सबके अंतर्मन में समान भाव से समाहित होती है, सबको एक समान संदेश देती है। कविता भी कोई वर्ग और वर्ण भेद नहीं करती है। वो ऐसा नहीं करती कि मैं अमीर के मन में अलग भाव से उठूँ और गरीब के मन में अलग भाव से उठूँ। उसके लिए अमीर गरीब, गोरा काला, छोटा बड़ा सभी समान है, जैसे बच्चों के लिए सभी समान है। अतः कविता और बच्चों के खेल में पर्याप्त समानता है, दोनों ही पक्षपात रहित, दोनों ही भेदभाव रहित है। अतः कवि ने कविता को वास्तविक रूप से बच्चों का खेल माना है। इस प्रकार कविता के बहाने, कविता के माध्यम से कवि कविता का वास्तविक रूप मान रहे हैं बच्चों का खेल। विशेष कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। इसके अंदर कवि ने लक्षणा प्रधान शक्ति का प्रयोग किया है। यथानुसार अनुप्रास, रूपक, उपमा, अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और कवि द्वारा माधुर्य गुण को इसमें समाहित किया गया है। ये तो थी हमारी कविता के बहाने कविता की व्याख्या। अब लेते हैं इसके प्रमुख प्रश्न उत्तर। और सबसे प्रमुख प्रश्नों में आता है, प्रस्तुत कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, लक्ष्य क्या है, संदेश क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें तो इसका यही होगा। हिंदी साहित्य की नई कविता के हस्ताक्षर कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने, कविता के माध्यम से कवि वर्तमान समय में कविता की महत्ता को स्थापित करना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं, चाहे कैसा ही युग हो, यांत्रिकता का, भौतिकतावादी युग, लेकिन काव्य की महत्ता हमेशा रहेगी। काव्य हमेशा अपना स्वरूप यथावत रखेगा, चाहे समय कैसा ही आ जाए। कविता हमेशा व्यक्तियों को संदेश देती रही है, जागृत करती रही है। काव्य हमेशा मनुष्य का मार्गदर्शन करता रहा है और हमेशा करता रहेगा। तो समय कैसा भी आए, लेकिन काव्य की महत्ता कभी भी कम नहीं होगी। काव्य हमेशा अजर अमर रहेगा, मनुष्य को सदैव संदेश देता रहेगा, जागृत करता रहेगा। न सिर्फ मनोरंजन का साधन, अपितु मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला साधन भी काव्य ही है और काव्य ही रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।